The previous day, आचिम, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, नथानियल ने कहा। नथानियल? आचिम को गुस्सा आ गया कि यह लड़का इतनी देर रात उसे कॉल कर रहा था, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका। उसे अपनी फ्यूचर प्लान्स के लिए अपीयरेंसेस बनाए रखनी थी। क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ? आखिरी वाक्य उसके मुंह से थोड़ा ज्यादा तेज निकल गया। नथानियल जिस तरह उसे एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करता था, उससे उसका गुस्सा फिर उभर आया। लेकिन नथानियल ने उसकी टोन नोटिस नहीं की। मुझे किसी से डील करना है, नथानियल बोला। डील करना मतलब? आचिम ने पूछा। मुझे उसे हटाना है। कुछ पल की चुप्पी छा गई। यह साफ था कि नथानियल किसी को मारना चाहता था। आचिम हैरान था कि यह लड़का इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है। आचिम के स्टैंडर्ड से भी नथानियल एक मॉन्स्टर था और एक क्रिमिनल भी। फिर भी आचिम जानता था कि उसे उसकी बात माननी पड़ेगी। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? उसने आखिरकार पूछा। वही लड़का जिसके बारे में मैंने परसों बताया था, नथानियल ने गुस्से से कहा, एरिक के हाथों मिली अपनी हार को याद करते हुए। ठीक है, लेकिन क्यों? हुआ क्या? आचिम ने फिर पूछा। यह तुम्हारा बिजनेस नहीं है। तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं? नथानियल की आवाज लगभग धमकी जैसी हो गई। आचिम कुछ देर हिचकिचाया, फिर सहमति में सिर हिला दिया। नथानियल के साथ काम करना मुश्किल था, लेकिन अपने फायदे के लिए उसे इस रिश्ते को गहरा करना था। उसने आ भरी। मैं डायरेक्टली हेल्प नहीं कर सकता। तुम्हें पता होना चाहिए कि 15 साल से ऊपर के सभी लोग सिटी डिफेंसेस में ज्वाइन करने वाले हैं। हम इस ऑर्डर को रिफ्यूज नहीं कर सकते, वरना इन्वेस्टिगेशन होगी और हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन खतरे में पड़ सकती है। फक, तो तुम मेरे साथ नहीं आ सकते? नहीं। लेकिन मैं कुछ ऐसे लोग ढूंढ सकता हूं जो सही कॉम्पेंसेशन पर तुम्हारी मदद करने को तैयार हो, अचिम ने जोड़ा। उन्हें कितने पैसे चाहिए होंगे? ये इस पर डिपेंड करता है कि काम कैसा है, लेकिन वे लगभग हर तरह का जॉब ले लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेथानियल ने थोड़ी देर सोचा। ठीक है, मान लो प्रति आदमी $1,000 न्यू। क्या कल के लिए कोई अवेलेबल है? कम से कम 5 लोग दिमाग में आते हैं। कॉल खत्म होते ही मैं उनसे कांटेक्ट करूंगा और बाद में तुम्हें बता दूंगा। लेकिन मुझे पूछना होगा, क्या तुम सच में यह करना चाहते हो? इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यस, नेथानियल ने कहा। उसका गुस्सा अब काबू से बाहर था। एरिक ने उसे पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया था। वही शायद नताशा और कार्ल से उसके टूटे रिश्ते की वजह था, और वही कारण था कि उसे रेड पैलेस से निकाल दिया गया। वह पूरी तरह डिनायल में था। उसे यह दिख ही नहीं रहा था कि थाइड्स की स्टैम्पीड को एरिक की तरफ मोड़ना और उसे फाइट के बीच मारने की कोशिश करना ही असली वजह थी, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बिखर गई। वह खुद को सबसे सुपीरियर मानता था और अपनी गलतियां पहचान ही नहीं पाया। उसके लिए एरिक को मारना किसी ट्विस्टेड तरीके से अपनी जिंदगी पर फिर से कंट्रोल पाने जैसा था। अब उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। ठीक है, मैं कॉल करता हूं, बाद में तुम्हें बताऊंगा, आचिम ने एक और साई के साथ कहा। कॉल करने के बाद नेथानियल बैठ गया और खाली स्पेस में घूरता रहा। वह उस पल के बारे में सोच रहा था जब वह एरिक को मारेगा। अगर वह सक्सीड हो गया तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता था। यही वह मानता था। अजीब बात थी कि जिस इंसान को वह सिर्फ 3 महीने पहले एक एंट समझता था, उसने उसकी जिंदगी इतनी उलट पलट कर दी थी। द डे ऑफ द अटैक, अगले दिन नथानियल वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की एक एली में उन 5 लोगों से मिला। सभी के पास डैगर्स और नाइव्स थे, जो उनके काम को देखते हुए समझ में आता था। वे कोई हैवी वेपन्स नहीं ले जा रहे थे, क्योंकि भले ही ये दुनिया और देश पावर से चलता हो, खुलेआम हथियार लेकर घूमना अलाउड नहीं था। हालांकि उन सब के पास ब्रेन क्रिस्टल पावर्स थीं और कुछ वेपन्स समन भी कर सकते थे। रेड पैलेस के स्टूडेंट्स ऐसा कर सकते थे क्योंकि गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन के बीच एक अग्रीमेंट था। आखिरकार वही देश के फ्यूचर लीडर्स बनने वाले थे। वे 5 अंडर एज लड़के नथानियल को बिल्कुल इमोशनलेस नजरों से देख रहे थे। उन्हें बस काम करना था और घर जाना था। उन्हें यह जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि नथानियल ऐसा क्यों कर रहा है या टारगेट कौन है। उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए थे, यह समझ में आता था। वे गरीब थे। कोई फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स? नथानियल को पता चला था कि ज्यादातर किड्स ब्रोकन फैमिली से थे या अकेले रहते, बिना पेरेंट्स या सिबलिंग्स के। उनके लिए आम से 10 गुना ज्यादा पैसे बहुत टेम्पटिंग थे। के साथ उनके पास आया। वह खुद को उनसे हर तरह से सुपीरियर समझता था और मानता था कि उनका उसके लिए काम करना नेचुरल है।
लेकिन उसने उनकी आंखों में डिटर्मिनेशन देखी और समझ गया कि ये मर्डर के लिए नए नहीं है उनमें से एक। लूक पूरी तरह फोकस था, जरा सा डेंजर दिखते ही अटैक करने को तैयार। वह नथानियल के साथ काम कर रहा था, लेकिन उसके हिसाब से ये आदमी मेंटली स्टेबल नहीं लग रहा था, और वह सही था। नथानियल पागल था। तो प्लान क्या है? लूक ने पूछा। नथानियल ने गहरी सांस ली और प्लान की डिटेल समझाने लगा, यह उम्मीद करते हुए कि वे उस पर भरोसा करेंगे। बोलते बोलते उसने नोटिस किया कि लूक का एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्टन हो गया था। शायद उसे प्लान पर भरोसा होने लगा था। और फिर हम टारगेट से आराम से बात करेंगे। और फिर, वेल, तुम्हें पता है आगे क्या होता है? वह आदमी कौन है? एक और लड़के ने पूछा। यह तुम्हारा बिजनेस नहीं है। लूक थोड़ा इरिटेटेड हुआ कि नेथानियल टारगेट का नाम नहीं बता रहा था, लेकिन यह उसके लिए नया नहीं था। उसका काम बस ऑर्डर्स फॉलो करना, मिशन पूरा करना और घर जाना था। फिर भी उन्हें कम से कम यह जानना जरूरी था कि सामने वाला क्या कर सकता है। कम से कम यह बता दो कि उसकी ब्रेन क्रिस्टल पावर क्या है? लूक ने फिर पूछा। वह चीजों को शार्पन कर सकता है, नेथानियल ने कहा, ज्यादा जानकारी छुपाते हुए। वह नहीं चाहता था कि उन्हें पता चले कि उन्हें देश के इकलौते अवेकनर को मारना है। डेंजरस है, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं। ये डोएबल है। फिर उसने नेथानियल को देखा। तुम सच में ये करना चाहते हो? उनमें से एक ने क्यूरियोसिटी से पूछा। ऑफ कोर्स, नेथानियल तुरंत बोला। ये बेकार सवाल मत पूछो। रिलैक्स, बस पूछ रहा था। नेथानियल ने कैश से भरा बैग निकाला और हर एक को $500 दिए, बाकी बाद के लिए रख लिए। बच्चों ने पैसे गिने। ये उनकी जिंदगी में अब तक मिली सबसे बड़ी रकम थी। उन्होंने नेथानियल को धन्यवाद दिया, ग्रेटफुल नजरों से देखा। सच ये था कि ऐसे जॉब्स के लिए आमतौर पर कहीं ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं। वे नाइव थे, इनएक्सपीरियंस थे, और इतने कम पैसों में इतना रिस्की मिशन लेने को तैयार थे। बाकी पैसे बाद में दूंगा। उसी पल पूरे शहर में सायरन गूंज उठी। टाइड्स का अटैक शुरू हो चुका था। चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं, लूक ने कहा। हालात जल्दी बिगड़ेंगे। उसकी आंखों में अनईजीनेस साफ थी। सच यह था कि अपने पिता के कॉन्टैक्ट्स की वजह से नेथानियल को पहले से पता था कि आज सिटी पर हमला होने वाला है। यही एरिक पर हमला करने का सबसे अच्छा मौका था, जब शहर लगभग खाली होगा। वे एली से निकलकर रेड पैलेस की तरफ बढ़े। जैसा नेथानियल ने सोचा था, आसपास कोई नहीं था। सभी एडल्ट्स बैटल की तैयारी में थे और बाकी बच्चे शेल्टर्स में छिपे हुए थे। रेड पैलेस सबसे लाइकली जगह थी जहां एरिक मिलेगा। अटैक्स के दौरान शेल्टर्स सबके लिए ओपन होते हैं, अफिलिएशन चाहे जो भी हो। प्लान साफ था, रेड पैलेस के शेल्टर में घुसना और एरिक को जल्दी से मार देना। करीब 10 मिनट्स बाद एक जोरदार आवाज ने हवा को हिला दिया। उसी पल येव्यागिट्स ने ईस्टर्न गेट तोड़ दिया था। धमाका इतना तेज था कि शहर के दूसरे छोर तक सुनाई दिया, जहां नथानियल और बाकी लोग थे। यह आवाज कैसी थी? किसी ने पूछा। पता नहीं, लेकिन अच्छी नहीं लग रही, दूसरे ने जवाब दिया। वे कुछ पल सोचते रहे, फिर रुक गए। कंसंट्रेशन खोने का टाइम नहीं था। तेज चलो, मैं नहीं चाहता कि कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आए, लूक ने कहा। नथानियल ने सिर हिलाया और फिर पूरी रफ्तार से वे रेड पैलेस की ओर दौड़ पड़े। दौड़ते हुए नथानियल को अपनी नसों में एड्रेनालिन दौड़ता महसूस हुआ। उसे यकीन था, उसकी रिवेंज अब बहुत करीब थी। जब नथानियल और बाकी 5 लोग सुनसान सड़कों से भाग रहे थे, तो उन्होंने शहर की पूरी वीरानी देखी। कहीं कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। गाड़ियां सड़क के किनारे वैसे ही खड़ी थीं, जैसे लोग अचानक सब कुछ छोड़कर भाग गए हों। सारे दरवाजे बंद थे, लेकिन फिर भी आसपास लगे कैमरे लगातार एरिया स्कैन कर रहे थे, जिससे साफ था कि शहर पूरी तरह मरा नहीं है। इसके अलावा यहाँ किसी के रहने के बस कुछ ही निशान थे। कहीं कहीं गिरे हुए कूड़ेदान और एक गली के पास दीवार से टिकाई हुई कुछ छोड़ी हुई साइकिलें। रास्ते में उन्हें कभी कभी कुछ पुलिस अफसर गश्त करते दिख जाते, लेकिन जो काम ये करने जा रहे थे, उसे देखते हुए वे उनसे दूरी बनाए रखते। सबने अपने चेहरे छुपाने के लिए मास्क पहन रखे थे और शरीर ढकने के लिए हुड्स। तुम्हें क्या लगता है? उनमें से एक ने पास चल रहे लड़के से पूछा। दूसरे ने कंधे उचका दिए। पता नहीं यार, कुछ गड़बड़ सी फील आ रही है, लेकिन जो करना है वो करना ही पड़ेगा। उसने पीछे की गलियों की तरफ देखा। मेरे एक्सपीरियंस में यहां पुलिस ज्यादा होनी चाहिए थी, एक और लड़का बोला। इनकी इतनी कम मौजूदगी का मतलब है कि ईस्टर्न गेट पर कुछ बहुत बड़ा हुआ है। क्या सोच रहे हो? लूक ने पूछा।
हो सकता है ईस्टर्न गेट पर सिक्योरिटी ब्रीच हो गया हो, उस लड़के ने कहा। इतने नालायक तो नहीं होंगे कि थाइड्स को ईस्टर्न वॉल तोड़ने दें, है ना? किसी और ने कहा। लूक ने भौहें सिकोड़ ली। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, मैं इतना श्योर नहीं हूं। उसने पुलिस और मिलिट्री की नाकामी कई बार देखी थी। जब वो छोटा था, तब उसके माता पिता कुछ गुंडों ने मार दिए थे। बाद में उसकी बहन को किडनैपर उठा ले गए थे, ब्लैक मार्केट में ऑर्गन्स बेचने के लिए। वो यादें उसके दिमाग में घूम गईं। दुख, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, डर और थोड़ी सी उम्मीद, सब कुछ मिला जुला। उसे उन लोगों से नफरत थी जिन्होंने ऐसा किया। हालांकि अब वो खुद भी उनसे बहुत अलग नहीं था। अब वो भी एक थग बन चुका था। बकवास बंद करो और मिशन पर ध्यान दो, वरना मैं पैसे नहीं दूंगा, ने कहा। उसका चेहरा पूरी तरह फोकस था। ये सुना? लूक ने पूछा। हाँ, काफी पास लग रहा है। लूक ने तुरंत पलटकर देखा। कुछ भी अजीब नहीं दिखा, बस दो चार कूड़ेदान। वो फिर दौड़ पड़ा, लेकिन पीछे से लगातार आवाजें आ रही थी। गर्जना, फिर कराह और चीखें। थाइड्स! लूक चिल्लाया। वो सच में अंदर आ गए। किसी और ने कहा, चुप रहो, बेवकूफो। हमें कहीं छुपना होगा। लूक ने पास की इमारत की तरफ इशारा करते हुए कहा। कोई फायदा नहीं। तुम्हें थाइड्स के बारे में क्या पता? एक ने चिल्लाकर पूछा, ये नहीं जानते हुए कि नथानियल कल तक रेड पैलेस में ट्रेनिंग ले चुका था। पिछले एक हफ्ते में मैंने बहुत से थाइड से लड़ाई की है, नथानियल ने कहा। तुम जहां भी छुपोगे, वो ढूंढ लेंगे। बल्कि मुझे तो लगता है उन्होंने हमारी सेंट पकड़ ली है और वो सीधे हमारी तरफ आ रहे हैं। तुम थाइड से लड़े हो? लूक ने हैरानी से पूछा। हाँ, रेड पैलेस की ट्रेनिंग का हिस्सा था। बाकी पांचों बच्चों ने नथानियल को औ भरी नजरों से देखा। किसी को नहीं पता था कि उनका एम्प्लॉयर रेड पैलेस का स्टूडेंट रह चुका है। अगर तुम वहीं ट्रेन करते हो, तो हमारी मदद क्यों चाहिए? एक ने पूछा। क्योंकि टारगेट भी वहीं जाता है, नथानियल ने दांत भींचते हुए कहा। और वो कोई सिंपल आदमी नहीं है। ये मानना उसके लिए उतना ही दर्दनाक था जितना रेड पैलेस से निकाला जाना। वो एक ऐसा दाग था जो कभी नहीं धुलेगा, चाहे वो एरिक को मार भी दे। खैर चलो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, नेथनियल बोला। कुछ मिनट दौड़ने के बाद थाइड साफ दिखाई देने लगे। लगभग 10 दरिंदे उनका पीछा कर रहे थे। उन्होंने हमें ढूंढ लिया। अब क्या करें? किसी ने पूछा। लड़ना पड़ेगा, नेथानियल ने ठंडे लहजे में कहा। तुम पागल हो क्या? चुप रहो और जो कहा है वो करो। इतना कहते ही नथानियल पलटा और अपने हाथों में माना चैनल करने लगा। बाकी लोग डर के मारे जमे रहे। फिर उन्होंने देखा, नथानियल ने एक जबरदस्त फोर्स अटैक छोड़ा। सारे 10 थाइड्स हवा में उछल गए और उनमें से 2 के सिर फट गए। ये क्या बकवास है? लूक चिल्लाया। पांचों बच्चे हैरान रह गए। जमीन पर थाइड्स की लाशें बिखरी पड़ी थीं। आओ, मदद करो, नथानियल बोला। मुझे अपनी स्ट्रेंथ बचानी है। हिचकिचाते हुए बच्चों ने अपने हथियार निकाले और उठने की कोशिश कर रहे थाइड्स पर टूट टूट गए। चाकू उनकी आंखों में घुसाए गए। तुरंत मौत। सिर्फ 3 बचे, लेकिन नथानियल ने उन्हें भी आसानी से खत्म कर दिया। चलो, इससे पहले कि कोई और ग्रुप आ जाए, नथानियल ने कहा। ठीक है, लूक बोला, लेकिन उसके मन में अजीब सा डर बैठ गया था। कुछ ही देर बाद वे रेड पैलेस पहुंच गए। अब हमें उस ऊंची पीली इमारत येलो पैलेस की तरफ जाना है और शेल्टर में घुसना है। ऐसे हालात में वो सबके लिए खुले होंगे। पक्का? लूक ने कहा। मैं रेड पैलेस स्टूडेंट्स की डिफेंसेस के सामने नहीं फंसना चाहता। हाँ, रिलैक्स। लेकिन तभी एक भयानक दरिंदा और मॉन्स्टर्स का पूरा झुंड रेड पैलेस के सामने आ गया। ब्लरडॉथ। ये क्या है? एक बच्चे के मुंह से निकल गया। पता नहीं, नथानियल बोला, लेकिन ये हमारी औकात से बाहर है। ये शब्द उसके लिए कहना मुश्किल था, लेकिन सच यही था। वो मॉन्स्टर बेहद विशाल था और उसके आसपास माना इतनी डेंस थी कि नथानियल अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उसकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। फिर भी नथानियल ने उसके शरीर पर जख्म देखे। इसका मतलब था किसी ने इस क्रीचर से लड़ाई की थी। यहीं रुकते हैं, देखते हैं क्या होता है, शायद किस्मत साथ दे। बाकी बच्चे डर से जमे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी भयानक स्थिति में नथानियल इतना काम कैसे रह सकता है। उन्होंने देखा, ब्लिरडथ ने रेड पैलेस की डिफेंसेस तोड़ दी और येलो पैलेस के चारों ओर गैस फैलाने लगा। नथानियल समझ गया, एरिक सबसे ज्यादा चांस इसी बिल्डिंग में होगा, क्योंकि इसी समय स्टूडेंट्स अपने वेपन मास्टर्स के साथ ट्रेनिंग करते थे।
लगभग 5 मिनट बाद जब क्रीचर गैस छोड़कर इधर उधर सूंघने लगा, वो इमारत के पीछे चला गया। तभी दूसरी तरफ से कुछ स्टूडेंट बाहर निकले, सांसें उखड़ी हुई, शरीर पर चोटें। बिंगो, नितिन बुदबुदाया। फिर दो चीजें एक साथ हुई। ब्लरडॉथ के पीछे आए थाइड स्टूडेंट्स की तरफ बढ़े और उसी समय एरिक बाहर निकला। वो दिख रहा है? नेथानियल ने एरिक की तरफ इशारा करते हुए कहा। पांचों उसे साफ नहीं देख पाए, लेकिन समझ गए, वही हमारा टारगेट है। फिर एगेनेसिस ने हमला किया। बच्चों ने एरिक को लड़ते देखा और उसी पल समझ गए कि नेथानियल को उनकी मदद क्यों चाहिए थी। वो बहुत स्ट्रांग था, उनकी जिंदगी में देखे किसी भी बच्चे से ज्यादा स्ट्रांग, शायद नेथानियल से भी। कुछ ही देर में बाकी स्टूडेंट्स भागने लगे। ब्लेयरडॉथ फिर से दरवाजे की तरफ बढ़ा। एरिक भी भागा और सारे मॉन्स्टर्स उसके पीछे दौड़ पड़े। अगर किस्मत अच्छी हुई तो ये जिंदा ही खा लिए जाएंगे। नहीं, उधर देखो, नेथानियल ने कहा। प्रिंसिपल वैन डाइक पूरी स्पीड से स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ रहे थे। वो कौन है? किसी ने पूछा। रेड पैलेस का प्रिंसिपल, नेथानियल ने गुस्से से कहा। वही जिसने मुझे फ्रैंक की सबसे बड़ी और प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर फेंका। फिर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल और ब्लेयरडॉथ के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। जल्द ही बाकी लोग भाग निकले, एरिक भी। बच्चे दहशत में थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा ख्यास कभी नहीं देखा था। चलो, नेथानियल बोला, यही सही मौका है। और इसके साथ ही वो खाली सड़कों से होते हुए एरिक का पीछा करने लगे। 15 मिनट पहले रिबेका इस समय बैंड ऑफ जायंट्स के लिए बनाए गए एक शेल्टर के अंदर थी। वो ड्रोन्स के कैमरा से शहर को देख रही थी, लेकिन जो वो देख रही थी वो बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं था। मरने वालों की संख्या डराने वाली थी। और सबसे भयानक बात यह थी कि उनमें से कम 95% लोग उसी उम्र के बच्चे थे, जितनी उम्र उसकी खुद की थी। उसने सब कुछ देखा था। एलन के पिता को शेल्टर के बाहर टाइड्स को मारते हुए, एरन और उसके पिता को भागते हुए, और फिर शेल्टर से भाग रहे लोगों का मैस मैसेकर जब टाइड्स वहां पहुंच गए। इस समय वो ब्लरडॉथ को ऑब्जर्व कर रही थी, जो अभी अभी येलो पैलेस के सामने पहुंचा था। शुरुआत में उसे लगा कि यहां कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उसने बीस्ट का कॉन्फिडेंस देखा और इमारत से बच्चों को बाहर निकलते देखा, उसे उनकी जान की चिंता होने लगी। अजीब बात थी कि वो ऐसे लोगों के लिए भी डर महसूस कर रही थी जिन्हें वो जानती तक नहीं थी और जो एक फॉरेन नेशन से थे। लेकिन उसका ह्यूमन साइड और कंपैशन जाग उठा था। ये पेट्रियटिज्म की बात नहीं थी, बल्कि इस बात की थी कि उसके हिसाब से क्या सही था। उसे पता कि सूनर और लेटर वो एक मर्सनरी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनेगी, लेकिन उसका मकसद साफ था। वो धरती के चेहरे से हर एक थाइड को मिटाना चाहती थी। वो सच्चे दिल से मानती थी कि ह्यूमैनिटी को एकजुट होकर सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देना चाहिए। तुम ठीक हो? रिबेका ने पीछे से किसी की आवाज सुनी। मुड़कर देखा तो सामने बैंड ऑफ जायंट्स की ही एक और मेंबर थी। तुम बहुत अपसेट लग रही हो। हाँ, रिबेका बोली, ये सब देखना आसान नहीं है। मीका हल्के से मुस्कुराई। मुझे पता है, लेकिन ये तुम्हारी माँ के ऑर्डर्स हैं। बेहतर है वही करो जो वो कहती है। रिबेका ने आ भरी और फिर ड्रोन की तरफ देखने लगी। उसने एगेनेसिस को स्टूडेंट्स पर हमला करते देखा और तभी उसकी नजर एरिक पर पड़ी। वो थाइड्स के बीच घूमते हुए प्रिसिजन और ब्रूटैलिटी के साथ उन्हें मार रहा था। उस नजारे ने उस पर गहरी छाप छोड़ी। मीका भी उसके साथ देख रही थी। वो लड़का कौन है? रिबेका ने पूछा। वो? मीका ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। मुझे नहीं पता, लेकिन क्विक सर्च कर सकती हूँ। उसने एरिक की फेस इमेज पास के कंप्यूटर में भेजी। फेशियल स्कैन के बाद रिजल्ट सामने आया। एरिक रोमानो, फ्रैंट का इकलौता अवेकनर। वो, ये तो बड़ा नाम है। अवेकनर? मुझे नहीं पता था कि फ्रैंट के पास भी एक है, रिबेका ने कहा। दुनिया में कितने अवेकनर्स हैं? मीका को जवाब पता था। पूरी दुनिया में 10 से भी कम, और वो भी बिना उन लोगों को गिने जो पहले ही मर चुके हैं। ये बहुत रेयर होते हैं। वो स्ट्रांग लगता है, रिबेका ने कहा जब उसने एरिक को येलो पैलेस के सामने बीस्ट्स मारते देखा। स्ट्रांग तो होगा ही, अवेकनर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्यूचर में शायद उतना पावरफुल न रहे। क्यों? क्योंकि अपेरेंटली उसकी अवेकेंड पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और उसका ब्रेन क्रिस्टल भी उतना इंप्रूव नहीं हुआ। लेकिन हमारे स्पाइज ने देखा है कि अवेकनिंग के बाद उसके बॉडी का रिएक्शन अजीब था। वो जितना स्ट्रांग होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। ऑनेस्टली ये बिजेयर है। एट्रियम में कुछ लोग तो उसके बॉडी को स्टडी करने के लिए उसे पकड़ना भी चाहते हैं। ये तो हॉरिबल है, रिबेका बोली।
हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, मीका ने कहा। अगर ये समझ आ जाए कि उसका बॉडी इतना स्ट्रांग कैसे हुआ, तो हम वही चीज अपने सोल्जर्स पर यूज कर सकते हैं। दोनों ने फिर स्क्रीन की तरफ देखा। एरिक अब ब्लर्डॉट से भाग रहा था। रिबेका ने देखा कि कैसे जो स्टूडेंट्स उसकी बैरियर को समय पर क्रॉस नहीं कर पाए, उनकी फ्लैश को बीस्ट चीर रहा था। उसने ये भी देखा कि प्रिंसिपल वैन डाइक के अटैक से वो मॉन्स्टर लगभग मरने वाला था। ये लोग फंस गए हैं, मीका बोली। वो बीस्ट इंसेन लेवल का पावरफुल है। लेकिन तभी प्रिंसिपल वैन डाइक वहां पहुंचे और ब्लर्डथ से लड़ने लगे। कई मिनट तक वो फाइट चलता रहा। फिर भी साफ था कि कुछ भी काम नहीं कर रहा। रिबेका को लगा कि जिस लड़के में उसकी इतनी इंटरेस्ट थी, उसका अंत तय है। लेकिन उसके अंदर कहीं कुछ ऐसा था जो कह रहा था कि शायद ऐसा नहीं होगा। वो एरिक को जानती तक नहीं थी, फिर भी चाहती थी कि वो और बाकी लोग सरवाइव करें। ये आदमी बुरा नहीं है, मीका बोली, लेकिन बॉस के सामने कुछ भी नहीं। रेबेका ध्यान से देखती रही, लेकिन बीच बीच में उसकी नजर बार बार एरिक पर चली जाती थी। आखिरकार एक डेस्परेट फाइट के बाद एरिक समेत सारे स्टूडेंट्स भागने लगे और स्ट्रीट्स की तरफ निकल गए। हालात थोड़े बेहतर लगने लगे। अब रेबेका देख रही थी कि एरिक खाली सड़कों की तरफ जा रहा है। उसे शायद ड्रोन्स का पता ही नहीं था। लगता है अवेकनर बीस्ट से बच निकला, बोली। लकी गाय, वो किधर जा रहा है? रेबेका ने कहा, उसे पता नहीं है कि हर जगह थाइड्स हैं। पता तो होगा, मीका बोली। शायद वो अपनी एबिलिटी पर कॉन्फिडेंट है। रिबेका ने तुरंत एक ड्रोन आगे भेजा। उसे एरिक की पोजीशन की तरफ बढ़ते हुए कुछ थाइड्स दिखे। ईगनेसिस का एक और ग्रुप, वही जो एरिक येलो पैलेस के सामने मार चुका था। कुछ ही देर बाद अचानक उस ड्रोन का कनेक्शन टूट गया। क्या? फिलिप, क्या हुआ? मीका ने ड्रोन संभालने वाले आदमी से पूछा। मुझे नहीं पता। मेरी गलती नहीं है। डैम ड्रोन्स फिर से चालू करो। ट्राई कर रहा हूं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। वर्तमान समय एरिक अभी भी फेरल से लड़ रहा था। बीस्ट गिरने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन पॉइजन ने उसे काफी कमजोर कर दिया था। फिर भी वो लड़ता जा रहा था। एरिक को हैरानी हो रही थी। उस क्रीचर में सेल्फ प्रिजर्वेशन नाम की चीज ही नहीं थी। उसका एक ही मकसद था, मारना। फिर भी एरिक डरा नहीं था। वो एक वॉरियर था। उसने अनगिनत बार थाइड से लड़ाई की थी। ऐसे मोमेंट में जब उसकी जान फोकस पर डिपेंड करती थी, इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं थी। फिल उसके सामने हाँफ रहा था, आंखें एरिक पर गड़ाए हुए। वीक होने के बावजूद उसके पास अभी भी काफी माना बचा था। वो लगातार फायर ब्लास्ट्स फेंक रहा था, लेकिन उसकी टेल की आग अब कमजोर पड़ रही थी। ये साफ संकेत था कि वो मरने के करीब है। एक और ब्लास्ट आया। एरिक ने आसानी से साइड स्टेप किया। फिर वो गोली की तरह आगे बढ़ा और अपनी फ्लाइसर से बीस्ट की फ्रंट लेग पर गहरा वार किया। खून फव्वारे की तरह निकला, लेकिन फेयरले रुका नहीं। रिट्रीट करने की बजाय वो और पागलपन से फायर बोल्ट्स बरसाने लगा। एरिक बार बार बचता रहा और हर बार काउंटर करता रहा। उसकी ब्लेड मॉन्स्टर की स्किन को चीरती रही, उसे दर्द देती रही, धीरे धीरे उसका खून बहाती रही। हालात बदलने के लिए फेयरले ने चार्ज किया। एरिक आखिरी पल तक रुका, फिर साइड में हट गया। हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और वो बीस्ट के पीछे था। एरिक ने पूरी ताकत से फ्लाइसर घुमाई। ब्लेड ने टफ हाइड को चीर दिया। खून की बारीक फुहार हवा में फैल गई। फेरले फिर दर्द से चिल्लाया और पलटा। एरिक जानता था कि उसे पास नहीं आने देना है। वीक होने के बावजूद वो अभी भी डेंजरस था। बीस्ट ने पंजा मारा, ऑलमोस्ट उसे घायल कर ही देता, लेकिन एरिक के रिफ्लेक्सेस ने उसे पीछे कूदने का मौका दे दिया। डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी था, लेकिन फ्लाइसर टाइड की रेंज के सामने छोटी पड़ रही थी। एरिक सर्कल में घूमता रहा, उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखता हुआ। बीस्ट ने फिर चार्ज किया। एरिक साइड में हटा और वार किया, लेकिन इस बार फेरेले रेडी था। मॉन्स्टर मुड़ा और ब्लेड उसके क्लॉज से टकराकर फिसल गई। एरिक लड़खड़ाया। फेरल ने मौका पकड़ लिया और हमला किया। उसके क्लॉज एरिक के चेस्ट पर लगे, लेकिन नुकसान नहीं हुआ। एरिक ने पार्शियल मैना एक्सोस्केलेटन बनाया था, जिसे उसने मेटल में बदलकर और मजबूत कर लिया था। एरिक ने दांत भींचे और वाइड आर्क में वार किया। ब्लेड फेरल के साइड में धंस गई। बीस्ट फिर से दहाड़ा और हमला करने ही वाला था कि एरिक ने एस्ट्रल वुल्फ कॉन्जर कर दिया। जायंट वुल्फ के सिर के काटने से बचने के लिए फेरेली को पीछे कूदना पड़ा, लेकिन बीस्ट ने टेल घुमाई। एरिक ने रोल किया, फिर भी टेल ने उसकी पीठ को छू लिया। वहां गहरा निशान पड़ गया। फिर भी वो खड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। टाइड फिर आगे बढ़ रहा था।
उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट साफ दिख रहा था। अवेकनर समझ गया, अगर जल्दी फाइट खत्म नहीं की तो अगला वार घातक हो सकता है। उसी पल फेयरली के मुंह से बाइल निकलने लगी। पॉइजन अपना काम कर चुका था। यही सही मौका था। एरिक आगे चपटा, फ्लाइसा ऊपर उठी हुई। फिलाइन लाइक थाइड ने जॉज फैलाकर हमला किया। एरिक साइड में कूदा और पूरी ताकत से वार किया। ब्लेड सीधे उसकी गर्दन में घुसी, थिक हाइड को चीरते हुए उसकी स्पाइन काट दी। बीस्ट जमीन पर गिर पड़ा, कुछ सेकंड तक तड़पता रहा जैसे कटा हुआ मुर्गा। एरिक उसके ऊपर खड़ा था, सांसें तेज चल रही थीं। उसने कर दिखाया था, मॉन्स्टर मर चुका था। एरिक ने सांस संभाली ही थी कि उसकी आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन उभरा। हॉस्टल फेयरली किल्ड, माना अब्सॉर्बिंग प्रोसेस स्टार्टिंग। 0%, 1%, 5%, 30%, 70%, 100%, माना सक्सेसफुली अब्सॉर्ब्ड, स्टार्टिंग कन्वर्टिंग प्रोसीजर 3, 2, 1, 0, माना सक्सेसफुली कन्वर्टेड इनटू एक्सपीरियंस 977 एक्सपीरियंस पॉइंट्स होस्ट को मिले, एक्सेस माना सक्सेसफुली स्टोर्ड। नथानियल, लूक और बाकी लोग उजाड़ हो चुके शहर की सड़कों पर दौड़ रहे थे। सूरज आसमान में काफी ऊपर था और दूर दूर से थाइड्स की चीखें और दहाड़े लगातार सुनाई दे रही थी। रास्ते में उन्हें कई छोटे ग्रुप से लड़ना पड़ा। नथानियल बुरी तरह फ्रस्ट्रेटेड था। एरिक बहुत पास था, उसे यह महसूस हो रहा था, लेकिन आसपास घूमते मॉन्स्टर्स की वजह से वो उसके पास पहुंच नहीं पा रहा था। हर फाइट उसे और इम्पेशेंट बना रही थी। जो शहर कभी लोगों से भरा रहता था, आज वीरान पड़ा था। इमारतें अब भी खड़ी थी, लेकिन लोग गायब थे। सब बैरियर के बाहर देश के लिए लड़ रहे थे। मॉन्स्टर के बाद मॉन्स्टर से भिड़ते हुए हर तरफ लोग गिर रहे थे, मर रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये क्रीचर्स उन्हें पूरी तरह खत्म करना चाहते थे। अभी अभी ग्रुप ने थाइड्स का एक और दल मारा था। कुछ पलों के लिए एक डरावनी सी खामोशी छा गई, लेकिन 30 सेकंड भी नहीं बीते थे कि फिर से आसपास छिपे मॉन्स्टर्स की आवाजें आने लगीं। सब समझ गए, सावधान रहना होगा। यह सब कंट्रोल से बाहर जा रहा है, लूक ने कहा और चलते चलते रुककर नथानियल की तरफ देखा। वो शहर के अंदर घुसे मॉन्स्टर्स की संख्या की बात कर रहा था। यह नॉर्मल नहीं था। उसके दिमाग में सवाल उठ रहा था कि एडल्ट्स और मिलिट्री आखिर कर क्या रहे हैं जब ये बीस्ट शहर के अंदर तबाही मचा रहे हैं। अचानक पीछे से तेज चीखें सुनाई दी। नथानियल ने मुड़कर देखा। चैथाइड्स पूरी रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ रहे थे। वो भालू जितने बड़े थे, उनकी स्किन ग्रे और स्केली थी, इतनी टफ कि देखते ही खतरनाक लग रही थी। लंबे, तेज क्लॉज और नुकीले दांत उन्हें और भी डेडली बना रहे थे। उनके मैना लेवल्स देखकर साफ था, ये लोग इन्हें मार सकते थे। बैटल के लिए रेडी हो जाओ, नथानियल चिल्लाया और अपना ट्राइडेंट निकाल लिया। वो और माना वेस्ट नहीं कर सकता था, उसे अभी एरिक से भी लड़ना था। बाकी सबने भी अपने वेपन्स निकाले। वो जानते थे कि फाइट आसान नहीं होगी, लेकिन सरवाइव करने के लिए जीतना जरूरी था। पांचों किड्स के पास नाइव्स और डैगर्स थे। ये वेपन्स उन्होंने इसलिए चुने थे क्योंकि इन्हें छुपाना आसान था और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मॉन्स्टर्स सच में शहर के अंदर घुस आएंगे। टाइड्स और पास आ रहे थे। उनकी ग्लोइंग रेड आंखें और रेजर शार्प दांत साफ दिखाई दे रहे थे। लूक, बाएं वाले को संभालो, नथानियल चिल्लाया। मैं बीच वाले पर जाऊंगा, बाकी लोग बचे हुए पर टूट पड़ो। लूक और बाकी सब आगे दौड़े। जैसे ही लूक सबसे पास वाले थाइड तक पहुंचा, उसने उसके बाइट को डॉज किया और उसकी गर्दन में नाइफ घोंप दी। लेकिन बीस्ट बहुत बड़ा था, ब्लेड छोटी पड़ गई, वो तुरंत नहीं मरा। फिर भी डैमेज काफी था। लूक ने ब्लेड बाहर खींची, नीचे झुककर अगले अटैक से बचा, फिर पीछे कूदा और डैगर सीधा बीस्ट की राइट आई में फेंक दिया। थाइड वहीं ढेर हो गया। बाकी लोग भी बाकी थाइड्स पर टूट पड़े। मॉन्स्टर्स फरोशियस थे, लेकिन ग्रुप ने पूरी ताकत से लड़ाई की। खाली सड़कों में फाइट की आवाज गूंज रही थी। लूक का दिल एड्रेनलिन से तेज धड़क रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ पैसा था, अच्छा खाना और जिंदा लौटना। एक किड ने थाइड का गला काट दिया, फिर अपने एक साथी की मदद करने दौड़ा जो स्ट्रगल कर रहा था। बीस्ट उसके ऊपर चढ़ चुका था और उसका गला फाड़ने की कोशिश कर रहा था। काफी मशक्कत के बाद उस किड ने मॉन्स्टर के सिर में नाइफ घोंपी। थिक स्कल को भेदना आसान नहीं था। उसे कई बार वार करना पड़ा, तब जाकर बीस्ट मरा और उसका साथी बचा। एक और लड़के ने थाइड की पिछली टांग काट दी। बीस्ट गिर पड़ा, हिल भी नहीं सका और कुछ मिनटों में खून बहकर मर गया। उसी दौरान एक और थाइड के पेट में ब्लेड घुसी, सीधा पेट से गर्दन तक चीरा लग गया। क्रीचर कराहता हुआ वहीं मर गया।
नथानियल ने अपना ट्राइडेंट पूरे प्रिसिजन के साथ फेंका। वेपन थाइड की टफ खोपड़ी के अंदर धंस गया। एक ही मिनट में उसने बीस्ट को स्लॉटर कर दिया। फिर वो रुका। उसे एनर्जी बचानी थी। मिशन की सक्सेस उसी पर डिपेंड करती थी। करीब 2 मिनट की और इंटेंस फाइटिंग के बाद आखिरी थाइड भी जमीन पर गिर पड़ा। लूक और बाकी सब हांफते हुए एक दूसरे को देखने लगे। हमने कर दिखाया। नथानियल मुस्कुराया। उसके वेन्स में एड्रेनलिन दौड़ रहा था। उसे ये फीलिंग पसंद थी, वो फीलिंग जो उसे सिर्फ मारने से मिलती थी। दौड़ते हुए उसके दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था, एरिक। वो सोच रहा था कि उसे मारना कैसा होगा, एक इंसान को मारना। उसने खुद को प्रेजेंट पर फोकस करने की कोशिश की, लेकिन एंटिसिपेशन उसके दिमाग में बना रहा। चलो आगे बढ़ते हैं, ने कहा। पता नहीं और कितनी चीजें बाहर घूम रही हैं। टाइम कम था, रास्ता अभी लंबा था और टारगेट अभी सामने नहीं आया था। वो फिर से उजाड़ शहर में दौड़ पड़े। हर कोई आसपास नजर रखे हुए था। यहाँ मॉन्स्टर्स कम थे और जो थे भी, उन्होंने ग्रुप को नोटिस नहीं किया था। चलते चलते वो एक खुले इलाके में पहुंचे, जहां छुपने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर यहाँ अटैक हुआ तो हालत खराब हो सकती थी। हमें यहाँ लेफ्ट जाना होगा, नेथानियल ने कॉर्नर की तरफ इशारा किया। तुम श्योर हो वो इसी तरफ गया? लूक ने पूछा। एडजेसेंट स्ट्रीट से, नेथानियल बोला। इस इंटरसेक्शन से लेफ्ट जाकर हम उसी जगह पहुंच जाएंगे। 15 साल के लड़के तेजी से आगे बढ़े और उसी रास्ते पर पहुंचे जहां से एरिक गुजरा था। जगह नॉर्मल लग रही थी, लेकिन जल्दी ही उन्हें सड़क पर फैले ढेर सारे खून के निशान दिखे। साफ था, यहां थाइड्स का एक बड़ा ग्रुप आया था। लगता है उसे थाइड्स ने मार दिया, लूक ने कहा। प्रिंट्स देखकर तो कम से कम 15 से ज्यादा लगते हैं। हाँ, इन थाइड्स किसी को मारा है। वो लड़का अब तक मर चुका होगा, एक और बोला। मुझे नहीं लगता, नेथनियल ने कहा। उसने आसपास देखा और बोला, बिना पूरी जानकारी के कंक्लूजन पर मत पहुंचो, प्रिंस को फॉलो करते हैं। क्यों? लूक ने पूछा। क्योंकि मैं उसे जानता हूं, नेथन बोला। उसका एक ग्रुप से मर जाना इम्प्रॉबेबल है, और अगर मुझे सही याद है, ये ईगनेसिस हैं, वही बीस्ट्स जो येलो पैलेस के सामने उस पर टूटे थे। अगर उसने उन्हें वहां मार दिया तो यहां कैसे मरेगा? लेकिन वहां कम थे, एक किड बोला। अब वो अकेला है। तुम कुछ नहीं जानते, नथानियल ने ठंडे स्वर में कहा। अगर मैं उनसे लड़ता तो उन्हें मार सकता था। अगर मैं कर सकता हूं तो वो क्यों नहीं? किड्स ने उसे शक भरी नजरों से देखा। Whatever, लूक ने कंधे उचकाए। आगे बढ़ते हुए अगले कॉर्नर से राइट मुड़ते ही उन्होंने देखा एगेनेसिस की लाशें। बॉडी जमीन पर पड़ी थी, सिर कटे हुए, लिम्स गायब। फ्लाइसा के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। खून और मौत की बदबू से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लुक बाकी सब डर के मारे रुक गए। उन्हें पता था ये किसने किया था उनका टारगेट, लेकिन यह भी साफ था कि उसे मारना आसान नहीं होगा। सबने एक दूसरे को देखा। मिशन एक्सेप्ट करना सही सलाह था नहीं, ये सवाल सबके दिमाग में था। सब कुछ नेथानियल पर डिपेंड करता था। उसने कहा था कि वो और एरिक सिम लेवल पर हैं। अगर ऐसा था तो उनकी संख्या का एडवांटेज जीत दिला सकता था। हवा नेथानियल के चेहरे से टकराई। वो मुस्कुराया। अब तक सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। एरिक ने अभी अभी मॉन्स्टर से फाइट की थी। जाहिर था वो थका हुआ होगा। नेथानियल ने गहरी सांस ली और फाइनल शोडाउन के लिए खुद को तैयार किया। एरिक थका हुआ था, लेकिन अब भी लीदल। एक ही बीस्ट से 970 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलना, यह तो एक बहुत बड़ा बून है, एरिक ने मन में सोचा। वह अभी भी अगला लेवल अप करने से काफी दूर था, लेकिन हमले की शुरुआत के बाद से वह पहले ही 2 लेवल्स गेन कर चुका था। और ब्लरडॉथ के येलो पैलेस पर आने के बाद अभी आधा घंटा भी पूरा नहीं हुआ था। काश एरिक को छिपने के लिए कोई ऐसी जगह मिल जाती जहां टाइड्स ना पहुंच सकें और न ही ब्रीच कर सकें, तो वह थोड़ी देर के लिए चैन से सांस ले सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से आसपास ऐसी कोई जगह थी ही नहीं। उसके पास बस एक ही ऑप्शन था, सबसे नजदीकी शेल्टर तक पहुंचना। मगर इसका मतलब था रास्ते में कई थाइड्स से होकर गुजरना, जिससे खतरा कई गुना बढ़ जाता। फिर भी वह ज्यादा देर तक खुले में नहीं रह सकता था। शेल्टर ही उसके बचने की सबसे अच्छी उम्मीद थी। एरिक ने फेरेले की लाश को देखा और गहरी सांस ली। कम से कम यह तो पक्का था कि उसने उसे मार दिया था। लेकिन असली समस्या यह थी कि इस लड़ाई ने उसका माना काफी कम कर दिया था। उसे नहीं पता था कि बिना माना के वह जिंदा रह पाएगा या नहीं। उसे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आराम चाहिए था। लेकिन हालात ऐसे थे कि अटैक का जोखिम फिर भी बना हुआ था। वह फेरले की लाश से दूर चला गया। उसकी फ्लाइसा अब भी थाइड के खून से गीली थी
लेकिन उसने उसे अपनी बाह पर पहुंचकर म्यान में डाल लिया। उसने खाली सड़क पर तेज कदमों से चलना शुरू किया। उसने तय कर लिया था कि इस जगह से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना ही बेहतर है, क्योंकि डेड बीस्ट की लाश और टाइड्स को अट्रैक्ट कर सकती थी। उसकी नजरें आगे की इमारतों और गलियों को स्कैन कर रही थी। वह हर आवाज पर ध्यान दे रहा था ताकि किसी सरप्राइज अटैक का शिकार न हो जाए। उसने अपने अनुभव से सीख लिया था कि टाइड्स शायद ही कभी अकेले चलते हैं। समस्या यह थी कि पूरे शहर में मॉन्स्टर्स की गुर्राहट और चीखें गूंज रही थी। ऐसा एक भी पल नहीं था जब कोई न कोई क्रीचर आवाज न कर रहा हो। अच्छी बात यह थी कि इमारतें इतनी ऊंची थी कि ये मॉन्स्टर्स उन पर चढ़ नहीं सकते थे, और अगर चढ़ भी गए तो गिरकर मर जाते। कम से कम मुझे आसमान की तरफ तो नहीं देखना पड़ रहा, एरिक ने सोचा। अवेकनर सड़क के आखिरी सिरे पर पहुंचा। वह मोड़ लेने ही वाला था कि उसने एक धीमी गुर्राहट सुनी। उसका शरीर टेंस हो गया और उसने फ्लाइसा को कसकर पकड़ लिया। वह पूरी कोशिश कर रहा था कि चुपचाप रहे और मोड़ के पीछे मौजूद थाइड्स को अलर्ट न करे। अजीब बात यह थी कि सिस्टम ने कोई वार्निंग नहीं दी। मतलब मॉन्स्टर्स ने अभी तक उसे नोटिस नहीं किया था। व्हाट द फक करूं? सीधे चार्ज करूं या रास्ता बदलूं? आखिरकार एरिक ने लड़ाई से बचने और मैना बचाकर रखने का फैसला किया। वह वापस सड़क की शुरुआत में लौटा और दूसरी दिशा में मुड़ गया। सच कहें तो ऐसा उसे कई बार करना पड़ा। हर बार किसी फाइट से बचने के लिए डायरेक्शन बदलनी पड़ी। यह स्ट्रैटेजी काम कर गई। थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर्स की आवाजें धीरे धीरे कम होने लगीं, यहां तक कि इतनी दूर से आने लगीं कि उसे लगा वह सुरक्षित निकल आया है। एक टेंशन कम हुई। उसने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा। कई सुनसान और खामोश सड़कों से गुजरने के बाद, जहां बस दूर दूर से थाइट्स की आवाजें आ रही थीं, वह एक पास के पार्क में पहुंचा। वहां कई फूड स्टॉल्स थीं। शायद पहले वर्कर्स ब्रेक्स के बीच यहां खाना खाते थे। अब स्टॉल्स खाली थी, लेकिन खाना अब भी मौजूद था। लेकिन वह अकेला नहीं था। कई थाइड्स वहां पहले से ही मौजूद थे, स्टॉल्स को लूट रहे थे और भूखे जानवरों की तरह खाना खा रहे थे। एरिक ने उनसे दूरी बनाए रखी और दूर से उन्हें ऑब्जर्व करने लगा, यह सोचते हुए कि बिना नोटिस हुए कैसे निकला जाए। उसे दिखा कि थाइड्स अपने आसपास पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, वे सिर्फ खाने में मग्न थे। उसने सोचा कि शायद डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर चुपचाप निकल सकता है, लेकिन थोड़ी देर में उसे समझ आ गया कि यह संभव नहीं है। उसे लंबा रास्ता लेना ही पड़ेगा। फक, इसे तो मैं लो। तभी वार्निंग, मल्टीपल हॉस्टाइल्स डिटेक्टेड। ओ माय गॉड। अगले ही पल पीछे से एक गुर्राहट सुनाई दी। एरिक तुरंत मुड़ा और देखा कि एक गली से कई थाइड्स निकल रहे थे, दांत दिखाते हुए, गुर्राते हुए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह चारों तरफ से घिर चुका था। वे मकॉफ्स थे, ऐसे मॉन्स्टर्स जिन्हें वह मार सकता था। लेकिन समस्या यह थी कि फाइट की आवाज और ज्यादा थाइड्स को खींच सकती थी, और अगर पार्क वाले मॉन्स्टर्स ने उसे देख लिया तो हालात बहुत बिगड़ जाते। एरिक ने हथियार मजबूती से पकड़ा। इस समय शहर में हजारों थाइड्स मौजूद थे और ये एवरेज से ज्यादा स्ट्रांग थे। अगर उसके पास सीड्स होते तो वह इन्हें आसानी से निपटा देता, लेकिन वह रेड पैलेस से निकलते समय सीड्स लाया ही नहीं था। सर्व्स यू राइट, यू स्टूपिड इडियट, उसने खुद को कोसा। उसने मॉन्स्टर्स गिने, 4 थे और सब भूखे लग रहे थे। उसने फ्लाइसर को कसकर पकड़ा और बैटल के लिए तैयार हो गया। थाइड्स उस पर झपट पड़े। एरिक ने पहला हमला डॉज किया और उसकी फ्लाइसर चमकी। एक थाइड दर्द की चीख के साथ गिर पड़ा, लेकिन बाकी 3 अब भी आ रहे थे। एरिक घूमता हुआ आगे बढ़ा और दूसरे थाइड के सिर पर घातक वार किया। वह जमीन पर ढेर हो गया। अब 2 बचे थे। एरिक पीछे हटा, कोशिश करता हुआ कि बिना मैना इस्तेमाल किए और बिना ज्यादा आवाज किए उन्हें खत्म करे। उसने बाएं तरफ फेंट किया, फिर दाएं कूदा। मार्कोव के हमले के नीचे से निकलते हुए उसकी फ्लाइसा ने एक बीस्ट की पीठ को चीर दिया। वह दर्द से कराह उठा। दूसरा थाइड साइड से आया। एरिक ने छलांग लगाई, हवा में घूमते हुए उसके सिर पर वार किया। वह लड़खड़ा गया और एरिक ने मौका नहीं छोड़ा। एक आखिरी ब्रूटल ब्लो के साथ उसे खत्म कर दिया। अब बस एक थाइड बचा था। वह हाँफ रहा था, पसीने से भीगा हुआ। थाइड गुर्राया, उसके दांतों से लार टपक रही थी। एरिक ने सर्कल बनाते हुए सही मौका ढूंढा। टाइड ने चार्ज किया, लेकिन एरिक तैयार था। उसने साइड में हटकर फ्लाइसर को उसकी बगल में घोंप दिया। फक। उसी पल उसके दिमाग में नोटिफिकेशन उभरी। मल्टीपल हॉस्टल मैकऑफ्स किल्ड, मैना अब्सॉर्बिंग प्रोसेस स्टार्टिंग। 0%, 1%, 5%, 30%, 70%, 100%,
मैंने सक्सेसफुली absorbed starting converting procedure. 3, 2, 1, 0 मैंने successfully converted into experience. 880 experience points awarded to the host. लेकिन मकॉफ की चीख सुनते ही पार्क में मौजूद सारे थाइड्स ने एक साथ उसकी ओर देखा और फिर वे उस पर टूट पड़े अभूतपूर्व रफ्तार से। एरिक भाग पड़ा। वह सड़क पर दौड़ा, दाएं मुड़ा, फिर लगभग 20 मीटर बाद बाएं। एक गली में घुसकर उसने कूड़ेदान में छलांग लगा दी। बदबू ने उसकी सेंट छुपा ली। टाइड्स बिना रुके आगे निकल गए। कुछ देर बाद एरिक ने सांसें सामान्य की और आसपास देखा। शहर फिर से खामोश था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने मास्क उतारा, माथे से पसीना पोंछा, फिर मास्क वापस पहन लिया और फ्लाइसर को म्यान में रखा। चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वह कूड़ेदान से बाहर निकला, एक ऐसी आवाज आई जिसे वह दोबारा कभी सुनना नहीं चाहता था। एरिक ने सिर उठाया। नेथनियल और उसके पीछे 5 और लोग। आई फाउंड यू। नेथनियल की बात सुनते ही एरिक के अंदर गुस्सा उफान मारने लगा। फिर भी उसे किसी न किसी तरह की रिटेलिएशन की उम्मीद थी। आखिर नेथनियल पागलपन की हद तक जा चुका था। एक अजीब और ट्विस्टेड तरीके से एरिक समझ भी पा रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। लॉन्ग टाइम नो सी, हाँ? नेथनियल ने तंज कसते हुए कहा। नेथनियल, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे मिलने के लिए इतनी दूर तक आओगे। तो ये प्लेजर मुझे किस खुशी में मिल रही है? एरिक ने शांति से जवाब दिया। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं। नेथनियल ने दांत पीसते हुए कहा। समझ गया। और तुम कुछ फ्रेंड्स भी साथ ले आए हो। एरिक ने चारों ओर नजर डालते हुए कहा। क्या अकेले मुझसे लड़ने का कॉन्फिडेंस नहीं था? बस इतना ही है तुम में? ये शब्द सुनते ही नेथनियल का गुस्सा और भड़क उठा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इतना बोल्ड नहीं बनता, उसने कहा। और ये बेहुदा मास्क क्या है? कॉस्प्ले कर रहे हो क्या? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे इतने स्टूपिड हॉबीज भी हैं। या लेकिन तुम खुद भी तो मास्क पहने हो। एरिक ने ठंडे लहजे में कहा। नेथानियल एक पल के लिए भूल ही गया था कि उसके चेहरे पर भी मास्क है। नफरत से भरी आंखों से उसने एरिक को देखा, उस इंसान को जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, और बोला, व्हाटएवर, मुझे समझ नहीं आता मैं एक मरे हुए आदमी से बात क्यों कर रहा हूं। तो यही वजह है तुम्हारे आने की, है ना? एरिक ने पूछा। मुझे मारने आए हो? एरिक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे पता था कि नेथानियल खतरनाक है, लेकिन बाकी लोग कितने स्ट्रांग हैं, यह जानना जरूरी था। उसने जल्दी से एनालिसिस किया। नतीजा साफ था, वे अपनी उम्र के हिसाब से एवरेज से थोड़े बेहतर थे। उनकी पोस्चर से साफ दिखता था कि वे मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में वह ठंडापन था जो सिर्फ किसी को मारने के बाद आता है। हाँ, नेथानियल ने कहा, मैं इसी के लिए आया हूं। हाँ, तुम मुझे डिस्गस्ट करते हो, तुम लिटिल पीस ऑफ शिट। एरिक पीछे हटने ही वाला था कि एक गून आगे बढ़ा और हमला कर दिया। एरिक ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और वार किया। सामने वाला लड़का बाल बाल बचा। ब्लेड उसके गले से बस कुछ सेंटीमीटर्स दूर रुकी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें एहसास हो गया कि एरिक उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। उसी पल बाकी लोग भी उस पर टूट पड़े। नेथानियल भी, जो पहले से मैना चैनल कर रहा था। एरिक का दिमाग तेजी से काम करने लगा। अकेले नेथानियल से लड़ना ही मुश्किल था, ऊपर से 5 और लोग। उसने गहरी सांस ली, माना को न्यूरल लिंक से फ्लो कराया और अपनी तलवार को शार्पन किया। उसे माना बचाकर रखना था, जरा सी गलती मौत बन सकती थी। पहला गूंज छपटा, लेकिन एरिक साइड में हटा और उसके पेट में जोरदार किक मारी। वह लड़खड़ाकर पीछे गिरा, पेट पकड़े हुए। दूसरे ने बेहद चौड़े स्विंग से उसके गले पर वार करने की कोशिश की। उस एक ही मूव से एरिक को यकीन हो गया कि ये लोग हथियार पकड़ना तक ठीक से नहीं जानते। लेकिन अचानक ब्लेड लंबी होती चली गई, जैसे पेड़ की डाल बढ़ रही हो। यह उसकी ब्रेन क्रिस्टल पावर थी। एरिक पहले से ऐसे सिग्नल्स को पढ़ना सीख चुका था। उसने हमला ब्लॉक किया और सामने वाले के चेहरे पर वार किया, लेकिन लूक बीच में कूद पड़ा। उसने नाइफ खो दी, लेकिन अपने साथी को बचा लिया। ब्लेड ने लूक के हाथ पर हल्की सी कट लगा दी। खून बहने लगा। तभी नथानियल ने एरिक पर मुक्का मारा। उस पंच से निकली शॉकवेव को एरिक ने मुश्किल से डॉज किया। इसे घेर लो, नथानियल चिल्लाया। एरिक अब पूरी ताकत से बचाव कर रहा था। नथानियल ने यह महसूस किया और यह बात उसे और पागल बनाना गई। तो अब तक तुम अपनी स्ट्रेंथ छुपा रहे थे? हाँ, एरिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वह मुस्कान नथानियल के लिए आग में घी डालने जैसी थी। बाकी गूंस पल भर को हिचके,
लेकिन पैसे न मिलने के डर से वे भी आगे बढ़ आए और एरिक को घेरने लगे। नथानियल पर एरिक की ताकत का कोई असर नहीं पड़ा। वह फाइटिंग स्टैंस में आया और जबरदस्त स्पीड और पावर के साथ हमला किया। एरिक ने हमला डॉज किया, नथानियल की कलाई पकड़ी, उसे हवा में उठाया और जमीन पर पटक दिया। व्हैक! दर्द से नथानियल के मुंह से आवाज निकली। फक! एरिक ने सोचा, यह आवाज यकीनन थाइड्स को अट्रैक्ट करेगी। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया, शायद मैं इसे एडवांटेज बना सकता हूं। एक रिस्की प्लान उसके दिमाग में बन चुका था। नथानियल जमीन पर पड़ा था, चक्कर खाया हुआ। एरिक ने उसे मारने के लिए ब्लेड घोंपी, लेकिन लूक और बाकी गूंस बीच में आ गए। एक ब्लेड लंबी होकर एरिक के गले की तरफ बढ़ी, किसी और ने जैवलिन समन करके उस पर फेंक दिया। एरिक ने हमले बचाए, लेकिन नथानियल को खत्म करने का मौका चूक गया। उसने भागने का फैसला किया। उसे थाइड्स तक पहुंचना था। वह गली में दौड़ पड़ा। चेस हिम! नथानियल चिल्लाया। अगर पहली चीख से थाइड्स अलर्ट नहीं हुए थे, तो अब जरूर हो गए। दूर से स्क्रीचेस और ग्राउल्स सुनाई देने लगे। पीछे से कदमों की आवाज आई। एरिक ने पलटकर देखा। नथानियल, लूक और बाकी गूंस उसका पीछा कर रहे थे। एरिक ने रफ्तार बढ़ा दी। वह उनसे काफी तेज था, इसलिए थोड़ी देर बाद उसे खुद को स्लो करना पड़ा। नथानियल भी उसकी स्पीड मैच नहीं कर पा रहा था। गली का आखिरी सिरा सामने था। उसी पल कुछ जोर से उसकी पीठ से टकराया। नथानियल ने मैना को सुपरचार्ज करके अपना अटैक रेंज बढ़ा दिया था और पीछे से वार किया था। एरिक लड़खड़ाया और सड़क पर फिसलता हुआ गिर पड़ा। वी गॉट यू! एरिक ने दांत भींच लिए। चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई थाइड नजर नहीं आया। शहर सुनसान था। उसने उम्मीद की थी कि थाइड्स यहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या वे समय पर आएंगे? नथानियल ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें पहले ही मर जाना चाहिए था एरिक। मैं दया दिखाता, अब इसकी कीमत चुकाओगे। गूंज ने उसे घेर लिया। एरिक ने गहरी सांस ली, हथियार कसकर पकड़ा और माना चैनल किया। उसके पास अब भी कई पावर्स थीं। नथानियल ट्राइडेंट लेकर झपटा। एरिक मुस्कराया। अगले ही पल एरिक के शरीर से 6 लंबे नुकीले हड्डियां बाहर निकली और बिजली की रफ्तार से 6 लड़कों की गर्दन की तरफ उड़ गई। 5 बच गए, एक नहीं। माना अब्सॉर्बिंग प्रोसेस 0%, 1%, 5%, 30%, 70%, 100% mana successfully converted into experience. 318 experience points awarded to the host. What the fuck? Luke Thaniel स्तब्ध रह गया। तुमने ये क्या किया? Surprised? एरिक ने कहा। भूल गए क्या मैं अवेकनर हूं? अवेकनर? तुमने कहा था कोई अवेकनर नहीं है नथानियल। शट अप! तुम्हारे पास चाहे 3 पावर्स हो या 4, मैं तुम्हें मारूंगा। वह फिर से हमला करने बढ़ा, लेकिन उसी पल बगल वाली सड़क से थाइड्स का एक ग्रुप निकल आया। फक! एरिक ने यही मौका ढूंढा था। वह पूरी रफ्तार से थाइड्स से दूर भागा और नथानियल उसके पीछे। नथानियल! लुक चीखता रहा। वापस आओ और हमारी मदद करो। लेकिन नथानियल अब पूरी तरह पागल हो चुका था। एरिक के पास एक और पावर होने की सच्चाई ने उसकी जेलसी को अंधा कर दिया था। उसे बस एरिक को मारना था। वह यह नहीं समझ पाया कि अकेले अब उसके जीतने के चांसेस बेहद कम थे। पीछे टाइड्स 4 बचे हुए लड़कों पर टूट पड़े। एरिक और नथानियल के भागते ही पीछे बचे चारों लड़कों को मॉन्स्टर से लड़ना पड़ा। उन्होंने काफी समय यह सोचते हुए गवा दिया कि नथानियल उनके साथ रुककर थाइड से लड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वे गली के अंदर फंस चुके थे और मॉन्स्टर्स उन पर टूट पड़े थे। चारों ने अपने हथियार कसकर पकड़े और वहीं डट गए। थाइड्स करीब आते जा रहे थे और लूक को फिर से डर अपनी पकड़ में लेता हुआ महसूस हुआ। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी सर्वाइवल दांव पर लगी थी। लूक ने जैक, एडम और एलेक्स की ओर देखा। वे तीनों वही थे जो फ्रैंक के अवेकनर को मारने उसके साथ आए थे। उनकी आंखों में डिटर्मिनेशन था, लेकिन उसके साथ साफ डर भी झलक रहा था। लूक ने गहरी सांस ली और उन्हें याद दिलाया कि हार का मतलब सीधी मौत है। यह ऑप्शन उनके पास है ही नहीं। वी कैन मेक इट थ्रू दिस गाइस। उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे एक टीम है, एक दूसरे की बैक कवर करेंगे। फोकस में रहने और अपनी एबिलिटीज पर भरोसा करने को कहा। मॉन्स्टर्स और पास आ गए। दोपहर की धूप में उनकी आंखें लाल चमक रही थी। लूक ने अपनी डैगर निकाली, मैना को न्यूरल लिंक से फ्लो कराया और बैटल क्राई लगाया। बाकी तीनों ने भी यही किया, अपनी अपनी ब्रेन क्रिस्टल पावर्स एक्टिवेट करते हुए। जैक ने अपनी ब्रेन क्रिस्टल पावर से डैगर को लंबा कर लिया। अब वह तलवार जितना हो गया था।
एडम ने जैवलिन समन किए और मॉन्स्टर्स पर फेंकने लगा। एलेक्स ने आंशिक रूप से खुद को ह्यूमन राइनो हाइब्रिड में बदल लिया। लूक के पास शॉर्ट बर्स्ट ऑफ स्पीड की एबिलिटी थी, लेकिन वह अभी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा था। जैक ने झटके से वार किया और एक थाइड को वहीं डेर कर दिया। एडम की जेवलिन्स लगातार उड़ रही थीं। 3 या 4 थाइड्स गिर चुके थे। एलेक्स सीधे आगे बढ़ा और ग्रुप के टैंक की तरह मॉन्स्टर्स को रोकने लगा। वे जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स गिरा सकते थे, गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन थाइड्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। आखिरकार मॉन्स्टर्स उन तक पहुंच गए और भयानक स्कफल शुरू हो गई। चारों ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन थाइड्स की ताकत और गिनती दोनों ही बहुत ज्यादा थी। कुछ ही देर में वे चारों तरफ से गिर गए। गली में और भी थाइड्स घुसते जा रहे थे। उनके दांत और पंजे पहले से मारे गए लोगों के खून से सने हुए थे। कुछ मिनट और वे डटे रहे, लेकिन साफ था कि अब वे ओवरवेल्म्ड हो रहे थे। ल्यूक अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए अंदर बाहर डार्ट करता रहा, जितने मॉन्स्टर्स हो सके उतने गिराने की कोशिश में। जैक की ब्लेड हवा चीरती हुई कई टारगेट्स पर एक साथ पड़ रही थी। एडम की जैवलिन्स खत्म होने लगी थी, फिर भी वह आखिरी दम तक सटीक वार करता रहा। एलेक्स पूरी ताकत से टिका हुआ था, लेकिन उसकी बढ़ी हुई स्ट्रेंथ भी हमेशा के लिए काफी नहीं थी। मॉन्स्टर्स उनकी डिफेंसिव लाइन तोड़ने लगे। लूक समझ गया कि अब तुरंत कुछ करना होगा। एवरीवन, फॉल बैक! उसने भर्राई आवाज में चिल्लाया। पीछे का रास्ता ब्लॉक करने वाले मॉन्स्टर्स को जल्दी से मारकर वे कुछ कदम पीछे हटे, फिर मुड़े और गली के अंदर और गहराई तक भागे। थाइड्स गुर्राते हुए पीछे पड़ गए। भागते हुए लूक की नजर गली के आखिर में एक दरवाजे पर पड़ी। हमें अंदर जाना होगा, उसने चिल्लाकर कहा। सवाल पूछने का समय नहीं था। सबने उसकी इंस्टिंक्ट पर भरोसा किया। वे दौड़कर दरवाजे तक पहुंचे और एलेक्स ने अपनी जबरदस्त ताकत से उसे तोड़ दिया। दाईं ओर सीढ़ियां थीं। चारों ऊपर भागे ताकि ऊंचाई का फायदा लेकर लड़ सके। मॉन्स्टर्स करीब आ चुके थे। एलेक्स अपने भारी घूसों से थाइड्स को पीछे धकेलता रहा। जैक और एडम हथियारों से लगातार वार करते रहे। लूक फिर से तेजी से इधर उधर होता रहा। जो भी थाइड पास आता उसे गिराकर बच निकलता। लेकिन वे इतने स्ट्रांग नहीं थे। हाँ, वे अपनी उम्र के एवरेज किड्स से बेहतर थे, लेकिन वे वॉरियर्स नहीं थे। रेड पैलेस के स्टूडेंट्स की तरह ट्रेन्ड नहीं थे, न ही उन्हें कोई फैंसी मार्शल आर्ट्स आती थी। फिर भी टीम वर्क और रिफ्लेक्सेस के दम पर वे कुछ देर तक टिके रहे, मगर लड़ाई लंबी होती गई और थकान हावी होने लगी। कुछ देर तक उनकी स्ट्रैटेजी काम करती दिखी। थाइड्स को सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन तभी एक थाइड अचानक आगे झपटा, एलेक्स के पार पहुंच गया और जैक के हाथ से उसकी बड़ी हुई डैगर गिरा दी। जैक पीछे लड़खड़ाया, पंजों से बचने की कोशिश करता हुआ, लेकिन देर हो चुकी थी। थाइड के पंजे उसके सीने में धंस गए, मांस और हड्डी चीरते हुए। बाकी तीनों चीख उठे, जैक के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि अब वे तीन ही बचे थे और मॉन्स्टर से लड़ना पहले से ही मुश्किल था। लूक को उसी पल समझ आ गया कि अंदर आने का फैसला गलत था। वे फंस चुके थे। ऊपर से जगह इतनी तंग थी कि लूक अपनी स्पीड एबिलिटी भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। जैसे जैसे और मॉन्स्टर्स अंदर घुसते गए, उसकी पावर बेकार होती चली गई। फिर भी उन्हें लड़ते रहना था। नए डिटर्मिनेशन के साथ वे फिर भिड़े, लेकिन जैक की मौत ने उनके सर्वाइवल चांसेस को तोड़ दिया था। थोड़ी ही देर में तीनों की एनर्जी डेंजरसली लो हो गई। हथियार भारी लगने लगे। शरीर दर्द से टूट रहा था। टाइड्स ने उनकी कमजोरी महसूस की और ज्यादा फेरोसिटी से हमला किया। लूक का दिल बैठ गया। उसे एहसास हो गया वे मरने वाले हैं। शेल्टर लेने का उसका आइडिया ही उनकी मौत की वजह बना था। एलेक्स सबसे पहले गिरा। एक थाइड उसकी गार्ड तोड़कर उसकी गर्दन पर झपटा, दांत धांसे और वह वहीं ढेर हो गया। लूक और एडम ने लड़ाई जारी रखी, लेकिन बिना अपने मीट शील्ड्स के। डर उनके शरीर पर हावी होने लगा। फक! कीप फाइटिंग! एडम किसी तरह उठने की कोशिश कर रहा था। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, लेकिन कुछ ही पल बाद मॉन्स्टर्स ने उसे घेर लिया। उसने अपनी पावर इस्तेमाल करनी चाहिए, पर जगह नहीं थी। जैसे ही वह दोबारा प्रकट हुआ, एक थाइड ने उसकी गर्दन दबोच ली और उसका गला फाड़ दिया। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर पंजों और दांतों से छिड़े चिथड़े हो गया। एलेक्स आखिरी बचा। वह दहाड़ा, सारा माना झोंकते हुए जितनी हो सकी जेवलिन समन की और मॉन्स्टर्स की भीड़ की ओर फेंक दी। लेकिन यह काफी नहीं था। वह भी गिर पड़ा, माना पूरी तरह खत्म, शरीर जख्मों से भरा हुआ। टाइड्स की जीत की दहाड़ गली में गूंज उठी।
चारों युवकों के शव चारों ओर पड़े थे, उनकी ब्रेवरी और डिटर्मिनेशन की गवाही देते हुए। लेकिन आखिरकार वे उस दुनिया की हॉरर्स के सामने टिक नहीं पाए। टाइड्स आगे बढ़ने लगे, खून और हिंसा की प्यास में। लेकिन जाने से पहले उन्होंने शवों को खाना शुरू किया। कपड़े फाड़े गए, मांस को टुकड़ों में नोचकर खाया गया, अंदरूनी अंग बाहर निकालकर निगले गए। खून बहता रहा, जमीन पर फैलता हुआ। हड्डियां टूटने की आवाज खाली इमारत में गूंजती रही। आखिर में उनमें से कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ खून के धब्बे और जमीन पर फैली गंदगी, जहां कभी उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी थी। वह एरिक के पीछे था, मैना खपत करते हुए उसकी पीठ पर वार करने के लिए। फ्लाइसा विल्डर ने उसके हमले को बार बार बचाया। नेथनियल ने फिर से मुक्का मारा और एक जबरदस्त शॉक वेव अवेकनर की तरफ फेंकी। एरिक ने उस इथेरियल सब्सटेंस की भारी लहर को आते हुए महसूस किया और ठीक वक्त पर साइड में कूद गया। बस बचा। एरिक जानता था कि वह हमेशा नथानियल के हमलों से बचता नहीं रह सकता। एनर्जी खत्म होने से पहले उसे ये लड़ाई जल्दी खत्म करनी होगी, वरना मौत तय थी। वह लगातार भागता रहा, एक के बाद एक मूव से बचते हुए। सुनसान गलियों से गुजरते हुए उसने थाइड से दूरी बनाई और नथानियल को उसके गुंडों से आइसोलेट किया। लगता था उसकी स्ट्रैटेजी काम कर गई, क्योंकि पीछे सिर्फ 4 लोग रह गए। उसे नहीं पता था उनके साथ क्या हुआ, लेकिन वे ज्यादा मजबूत नहीं थे। शायद मर चुके हों। जब एरिक ने मॉन्स्टर्स से काफी दूरी बना ली, तो वह अचानक मुड़ा और सामने आकर नथानियल का सामना किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह लड़ाई उसकी सर्वाइवल तय करने वाली थी, और वह झुकने वाला नहीं था। मुड़ते ही उसने अपनी तलवार निकाली, जो धूप में चमकी। सड़क के दूसरे सिरे पर नथानियल खड़ा था, हाथ फाइटिंग पोजीशन में, और उनके चारों तरफ माना घूम रही थी। हवा में टेंशन क्रैकल कर रही थी। दोनों आमने सामने थे, कोई भी पहला मूव करने को तैयार नहीं। फिर नथानियल चीखा, डाई। उसकी सारी रेज और फ्रस्ट्रेशन उसी चीख में उबल पड़ी। उसने ट्राइडेंट से एरिक को भेदने के लिए बिजली सी तेजी से वार किया। एरिक साइड स्टेप कर गया, हमले को बाल बाल बचाया। एरिक ने फ्लाइसा से तुरंत काउंटर किया, लेकिन नथानियल ने फोर्स शील्ड से उसे आसानी से रोक लिया। दोनों सावधानी से एक्सरे के चारों ओर घूमते रहे, कोई भी ज्यादा कमिट नहीं करना चाहता था। लड़ाई ऐसे चलती रही जैसे घंटों बीत रहे हों। नथानियल लगातार पंचेस बरसाता रहा और एरिक अपनी तलवार से उसे काटने की कोशिश करता रहा। नथानियल ताकतवर था, अब तक एरिक जिनसे लड़ा था सबसे ज्यादा। हर क्लैश पर नथानियल का वार डॉज या ब्लॉक होता, और हर बार एरिक उतनी ही ताकतवर काउंटर अटैक देता। यह फाइट से ज्यादा स्टेलमेट बन चुकी थी। जीत सिर्फ एक हिट दूर थी, बस किसी एक की गलती चाहिए थी। अचानक नथानियल का ध्यान एक पल के लिए भटका। पीछे कुछ मूवमेंट हुआ। उसी पल एरिक ने वार किया। उसके कंधे में तेज दर्द फूट पड़ा। वह शील्ड से ब्लॉक नहीं कर पाया। नथानियल की दिक्कत यह थी कि एरिक की दूसरी पावर बोन रिलेटेड की वजह से वह पास नहीं आ पा रहा था, और उसे अटैक रेंज बढ़ाने में बहुत माना खर्च करनी पड़ रही थी। उधर एरिक भी थकने लगा था। पिछली लड़ाई के बाद उसे आराम का समय नहीं मिला था। बाजू भारी लग रहे थे। फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह जानता था नथनियल उसी पल का इंतजार कर रहा है। लड़ाई फिर तेज हो गई। चोट के बावजूद ने अटैक्स की बौछार कर दी। एरिक की बस एक वाइड मूवमेंट काफी थी। उसने मौका देखा और फ्लाइसा हवा चीरती हुई आगे बढ़ी। नथनियल ने आखिरी पल में डॉज किया और ब्रूटल काउंटर से एरिक के सीने पर वार किया। एरिक ने मेटलाइजेशन और एक्सोस्केलेटन पावर से डैमेज को फैलाकर नेथनियल ने एरिक की स्किन को मेटल बनते देखा और चौंक गया। व्हाट द अनदर वन? उसने पहले भी एरिक की मल्टीपल पावर्स देखी थी, लेकिन यह बिल्कुल नया था। उसके दिमाग में सवाल उठे, और कितने चेंजेस उसका शरीर कर सकता है। क्या कोई प्रॉब्लम है? एरिक ने तंज कसा। तू डैम मॉन्स्टर है। दोनों के बीच टेंशन साफ महसूस हो रही थी। मुट्ठियां भींची हुई, हथियार तैयार। लड़ाई जारी रही। दोनों एक दूसरे की चालें पहले ही भांप लेते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, एरिक पर स्ट्रेन बढ़ता गया और माना घटती चली गई। नथानियल ने उसकी कमजोरी महसूस की और दबाव बढ़ा दिया। एरिक ने पूरी ताकत से जवाब दिया, लेकिन उसे पता था मामला बिगड़ रहा है। फ्लाइसा हाथ में भारी लगने लगी, और नथानियल के लाइटनिंग फास्ट पंचेस से तालमेल मुश्किल होता जा रहा था। एरिक के पास अभी भी कई ट्रिक्स थे, लेकिन मैना में वह नथानियल को मात नहीं दे सकता था। इसीलिए वह पावर्स को जितना हो सके बचाकर रख रहा था। उसने फिजिकल prowess पर ध्यान लगाया और एनर्जी आउटपुट बढ़ाया। उसके अटैक्स ज्यादा फोकस्ड और प्रिसाइज हो गए।
नथानियल एक पल के लिए चौंका और वही काफी था। एरिक ने फिर वार किया। फ्लाइसा चमकी। नथानियल ने ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन देर हो गई। ब्लेड उसके कंधे पर लगी। फोर्स शील्ड ने जान बचा ली, मगर नथानियल लड़खड़ाकर पीछे जा गिरा। लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। नथानियल ने संतुलन संभाला, आंखों में आग लिए फिर टूट पड़ा। दोनों के हमले सुनसान सड़क में गूंजने लगे। तभी एरिक को इंसाइट मिली। उसने लेफ्ट की तरफ फेंट किया, फिर घूम गया। न्यूरल लिंक्स के जरिए उसने फिर से माना चैनल किया और लोगन्स पावर इस्तेमाल की। डार्ट में उसने इतना माना भरा कि उसके रिजर्व्स लगभग खत्म हो गए। उसने डार्ट फेंका। वह हवा में उड़ती हुई नथानियल के पेट में जा लगी। नथानियल लड़खड़ा गया, पेट पकड़कर शॉक में एरिक को देखने लगा। एक और पावर। उसे उम्मीद नहीं थी। यू मदरफकर! अब तू फंस गया है? एरिक मुस्कुराया। नथानियल के शरीर में फैलने लगी, अंदर से तबाही मचाने को। पॉइजन से लड़ने के लिए उसे बहुत माना खर्च करनी पड़ी। फाइट जारी रही, लेकिन अब उसका फोकस टूटने लगा। अटैक स्लॉपी होने लगे। शील्ड का ज्यादा इस्तेमाल, माना तेजी से घटने लगी। एरिक ने यह सब देख लिया। उसने तेज पेस में लगातार वार किए। एक हिट नथानियल के सीने पर लगी। वह पीछे लड़खड़ाया और अनइवन पत्थर पर फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन नथानियल बेवकूफ नहीं था। गिरते ही उसने एक्रोबैटिक मूव किया। मैंने चैनल करके किक की रेंज बढ़ाई। जबरदस्त एरिक के सिर की तरफ आई। एरिक ने मेटलाइज्ड बाजुओं से ब्लॉक किया और बोन्स रेनफोर्स कर ली। मैथेनियल उछल कर खड़ा हुआ और पंच मारा। एरिक बच गया और किक से काउंटर किया। ब्लर्थेनियल ने किसी तरह डॉज कर लिया और ब्रूटल अपरकट एरिक के पेट में मारा। इस बार हिट सीधे लगी। एरिक की सांस उखड़ने लगी। कंधों से कई ई बोन्स बाहर निकली। फिर वही घटिया पावर। हाँ, एरिक शांत स्वर में बोला, फ्रस्ट्रेटिंग है ना? नेथानियल का गुस्सा और भड़क उठा। कसम से, मैं तुझे मार दूंगा, एरिक। दोनों फिर भिड़े। एरिक थक रहा था, मैना ज्यादा खर्च हो चुकी थी, लेकिन स्ट्रेंथ में वह अब भी आगे था। वहीं पॉइजन नेथानियल को लगातार कमजोर कर रहा था। उसे पॉइजन से भी लड़ना पड़ रहा था और पूरा फोकस फाइट पर नहीं लग पा रहा था, और यही अवेकनर को निर्णायक बढ़त दे रहा था। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, एरिक और नथानियल दोनों के चेहरे से पसीना टपकने लगा। हर मूवमेंट के साथ उनकी मांसपेशियां दर्द से चिल्ला रही थीं। हर पंच, किक और स्विंग पूरी प्रिसिजन और पावर के साथ फेंका जा रहा था, लेकिन लंबे समय तक कोई भी अपर हैंड नहीं ले पाया। मल्टीपल पावर्स होने के बावजूद एरिक को लो मैना की वजह से गंभीर दिक्कत हो रही थी, खासकर नथानियल के मुकाबले। ऊपर से नथानियल की पावर एरिक की पावर से कहीं ज्यादा मजबूत थी। इसी वजह से भले ही एरिक के स्टैट्स लगभग दोगुने हो, नथानियल उससे बराबरी से लड़ पा रहा था। यह बात नथानियल के केस में साफ दिख रही थी। वह फोर्स मैनिपुलेशन से स्पीड और पावर दोनों बढ़ा रहा था। एनर्जी शील्ड का इस्तेमाल भी उसे बड़ा फायदा दे रहा था। रेड पैलेस की फाइट में एरिक ने नथानियल के हाथ काट दिए थे, लेकिन तब हालात अलग थे। उस वक्त नथानियल पूरी तरह जान से मारने नहीं आया था और गुस्से में आकर फोकस खो बैठा था। इसी वजह से उसकी हार हुई थी। लेकिन इस बार गुस्से के बावजूद वह पूरी तरह फोकस था और अपनी पूरी क्षमता से लड़ रहा था। दोनों कॉम्बैटेंट्स लगभग बराबर थे। लग रहा था जैसे ये लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन तभी एरिक की डिफेंस में एक छोटी सी ओपनिंग आई। नेथानियल ने उसे देखा और तुरंत जबरदस्त पंच मारा, जो सीधा एरिक के जबड़े पर लगा। एरिक ने अपनी स्किन को मेटल में बदला और बोन्स मजबूत की, वरना यह वार कंक्रीट दीवारें तोड़ सकता था। फिर भी उस झटके से एरिक पीछे उछल गया। एक पल को लगा वह गिर जाएगा, लेकिन उसने संतुलन संभाला और एक्रोबैटिक मूव के साथ पलटवार किया। अटैक्स की बौछार ने नथानियल को पीछे हटने और बार बार शील्ड इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। लड़ाई जारी रही। नथानियल का शील्ड कुछ हमलों से बचा रहा, लेकिन सब कुछ नहीं रोक सका। एरिक ने कुछ अच्छे हिट्स लगाए, मगर नथानियल की स्पीड इतनी थी कि वह ज्यादातर डैमेज से बच गया। तेज दर्द और थकान के बावजूद नथानियल लड़ता रहा। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, एरिक को मारना। एरिक की मैना अब और तेजी से घटने लगी। पावर्स इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया। नथानियल ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया और एक डेविस्टेटिंग अटैक किया, जिसने एरिक को सड़क के पार फेंक दिया। सब कुछ पल भर के लिए अंधेरा हो गया। हवा उसकी छाती से निकल गई थी और माना की कमी के कारण वह ठीक से खुद को बचा नहीं पाया। जब उसने आंखें खोली, नथानियल उसके ऊपर खड़ा था, फिनिशिंग ब्लो देने को तैयार।
एरिक के दिमाग में कई सवाल बिजली की तरह कौंध है। क्या वह सच में मरने वाला है? क्या चीट लाइक बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर के साथ वह बस इतना ही कर पाया? क्या कोई उसे याद करेगा? लेकिन वह मरना नहीं चाहता था। उसने हालात आंके और आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। बची खुची सारी मैना उसने एक अंतिम अटैक में जोक दी। एस्ट्रल वुल्फ प्रकट हुआ और नथानियल के दाएं हाथ को काटते हुए अलग कर दिया। आ आ आ नथानियल चीखा। दर्द से तड़पते हुए वह जमीन पर गिर पड़ा, कटे हुए हाथ को पकड़कर नुकसान का अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगा। मदरफकर, मैं तुझे मार दूंगा। मुझे तुझसे और तेरी मदरफकिंग पावर से नफरत है, वह चिल्लाया। जमीन पर पड़े दुश्मन को देखते हुए एरिक की ब्लडलस्ट जाग उठी। एक प्राइमल इच्छा, मारने की। यही सही वक्त था। सांस संभालते हुए एरिक धीरे धीरे खड़ा हुआ। फ्लाइसा को मजबूती से पकड़ा और नैनियल की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। आमतौर पर शांत रहने वाला एरिक इस हाल में पहले कभी नहीं दिखा था। नथानियल ने उसे करीब आते देखा। हल्की सी खूंखार मुस्कान और खून बहता हुआ स्टंप। वह उठा, अपनी शर्ट फाड़कर कटे हाथ पर बांधी और अजीब फाइटिंग स्टैंस ले ली। हालात अचानक पलट गए। पॉइजन उसे बुरी तरह कमजोर कर चुका था। वह लड़खड़ाने लगा, मूव सुस्त और बिखरे हुए। एरिक ने संतोष से देखा, लेकिन जानता था फाइट अभी खत्म नहीं हुई। पिछले वार से एरिक की कुछ रिब्स टूट चुकी थीं, फिर भी वह पीछे नहीं हटा। वहीं नथानियल खून भी खो रहा था और पॉइजन के बाद के असर ने उसे और तोड़ दिया था। दोनों फिर भिड़े, ब्लो पर ब्लो, अटैक पर अटैक। हकीकत में यह लड़ाई 10 मिनट से भी कम चली, लेकिन उन्हें घंटों जैसी लगी। कोई भी कुछ सेकंड से ज्यादा बढ़त नहीं बना पाया। आखिरकार नथानियल से गलती हो गई। पॉइजन, थकान और खून की कमी ने उसका फोकस तोड़ा। एक पल की चूक और एरिक ने मौका लपक लिया। एरिक ने उसका सिर काटने की कोशिश की। नथानियल झुक गया और बच गया, लेकिन ऑकवर्ड पोजीशन में फंस गया। एरिक घूमकर जबरदस्त किक मारी। नथानियल जमीन पर जा गिरा। उसकी रिब केज कई टुकड़ों में टूट गई। सांस लेना मुश्किल हो गया। वह रेंगने की कोशिश करता रहा, मगर एरिक से दूर नहीं जा पाया। अवेकनर सावधानी से पास आया, फ्लाइसा तैयार, चेहरे पर बड़ी सी ग्रिन। आखिरकार इस प्रिक को गिरा दिया था। ब्लडलस्ट चरम पर थी। फिर भी एरिक ने कुछ सेकंड दूरी बनाए रखी। वह नथानियल पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन पास आकर उसने देखा वह सच में हार चुका था। आंखें खुली थी, सांसें उथली। एरिक ने राहत की सांस ली। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। वह जीत गया था। नथानियल उठने की कोशिश करता रहा, लेकिन बहुत कमजोर था। जमीन पर पड़ा हांफता हुआ उसने एरिक को अपने ऊपर खड़ा देखा। क्या सच में तुम्हें यह बकवास फिर से करनी जरूरी थी? एरिक ने हांफते हुए कहा। चुप रहो, नथानियल बड़बड़ाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह फिर हार गया था। प्लांट हगर जीत गया। अब भी यही एटीट्यूड रखना है? एरिक ने पूछा। अगर तेरी स्टूपिड पावर्स और ट्रिक्स न होती तो मैं रेड पैलेस में जीत गया होता। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ओह, बेचारा लड़का, एरिक ने कहा। वह बेसब्री से उसकी छाती में ब्लेड उतारना चाहता था। उसने सांस ली। एड्रेनलिन उतर रहा था। वह थका हुआ था और जानता था यहां रुकना खतरनाक है। तब भी बाहर थे। उसने नथानियल को नी। एक्साइटमेंट उभर आई। दुश्मन ताकतवर था, लेकिन अंत में हार गया और एरिक उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता था। फिक्र मत कर, मैं तेरे पिता का भी ध्यान रखूंगा। तू क्या? अगले ही पल एरिक ने नथानियल का सिर काट दिया। सिर सड़क पर लुढ़क गया, हर तरफ खून फैल गया। बिना सिर का शरीर भारी आवाज के साथ गिर पड़ा। हॉस्टाइल इंडिविजुअल किल्ड, मैना अब्सॉर्बिंग प्रोसेस स्टार्टिंग। 0%, 1%, 5%, 30%, 70%, 100%। मैना सक्सेसफुली अब्सॉर्ब्ड, स्टार्टिंग कन्वर्टिंग प्रोसीजर। 3, 2, 1, 0 माना सक्सेसफुली कन्वर्टेड इनटू एक्सपीरियंस। 4,194 एक्सपीरियंस पॉइंट्स अवॉर्डेड टू द होस्ट। लेवल अप के साथ ही एरिक की एनर्जी पूरी तरह रिस्टोर हो गई। वह बेहतर महसूस करने लगा। नथानियल के पास बहुत मेहनत थी, ये उसे पता था, लेकिन इतनी एक्सपीरियंस देखकर वह फिर भी चौंक गया। फेरले से भी इतनी नहीं मिली थी। एरिक ने कुछ सेकंड नथानियल के कटे सिर को देखा, फिर स्मर्क किया। आसपास कोई मॉन्स्टर नहीं था। उसने अपनी उंगली जख्म में डुबोई और खून चखा। Nathaniel's MC Connell blood acquired. Starting the analysis. Analysis complete. 50 DNA point to extract the DNA. 2,600 DNA points detected. Commencing extraction? नहीं, एरिक ने कहा। उसने सिर को कुचल दिया और नथानियल का ब्रेन क्रिस्टल निकाला। साफ करने के बाद उसने उसे पूरा निगल लिया।
Nathaniel's MConnell brain crystal acquired. Starting the analysis. Analysis complete. 50 DNA points required to extract the power. 2,600 DNA points detected. Extraction is not advised. The host has incompatible DNA. Extraction aborted. एरिक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने न सिर्फ अपने रास्ते का एक बड़ा कांटा हटाया था, बल्कि नथानियल की बेहद पावरफुल ब्रेन क्रिस्टल पावर भी हासिल कर ली थी। जमीन पर पड़े नथानियल के लाइफलेस शरीर को देखते हुए एरिक को अजीब सी संतुष्टि महसूस हो रही थी। आहा, यही मिलता है एसहोल बनने का। यह कहते हुए एरिक ने नथानियल के बिना सिर वाले शरीर पर थूक दिया। उसके ये एक्शंस किसी अचानक उभरे पागलपन की वजह से नहीं थे। नथानियल ने उसे 2 बार मारने की कोशिश की थी और एक बार तो उसने दूसरों को भी साथ ले लिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर नथानियल ने मदद मांगी थी, तो साफ था कि उसने किसी और से एरिक के बारे में बात की होगी। इसी वजह से अवेकनर ने फैसला किया कि उसे नथानियल का फोन चेक करना होगा, देखना होगा कि कहीं उसके बारे में कुछ लिखा तो नहीं। एरिक ने जल्दी जल्दी नथानियल की बॉडी की तलाशी ली। वह जानता था कि खुले में रुकना खतरनाक है। आसपास थाइड्स घूम रहे थे। उसकी नजरें पॉकेट्स, जैकेट और पैंट्स में घूमती रहीं। आखिरकार उसे वह चीज मिल गई, एक छोटा सा काला स्मार्टफोन। उसने तुरंत उसे निकाला। नया मॉडल था, स्लीक, मॉडर्न, ब्लैक कलर में। फोन अभी भी ऑन था और उस पर कुछ मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस दिख रहे थे। बिना किसी हेजिटेशन के एरिक ने अपने बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर के जरिए फोन से कनेक्ट किया। सिक्योरिटी बाईपास करना उसके लिए बच्चों का खेल था, चीट लाइक पावर्स का फायदा। डेटा उसके दिमाग में बहने लगा, इतना ज्यादा कि एक पल को ओवरलोड का एहसास हुआ। उसने खुद को फोकस किया और डेटा को सॉर्ट करने लगा, खासतौर पर वह सब जो नथानियल ने उसके बारे में कहा था। एरिक जानता था कि नथानियल पागल था और इस पूरी गड़बड़ में और लोग भी शामिल हो सकते थे। उसे यह जानना जरूरी था कि नथानियल ने किससे क्या कहा था। सर्च करते हुए उसे कुछ मैसेजेस मिले जिनमें उसका जिक्र था। ये मैसेजेस एक आदमी को भेजे गए थे जिसका नाम अचिम था। इसके अलावा उसने देखा कि नथानियल और अचिम के बीच 4 कॉल्स हुए थे, 2 पिछली रात और 2 उसी सुबह। एरिक का दिल और तेज धड़कने लगा। अचिम एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकता था। बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर की मदद से तुरंत मेमोराइज कर लिया। उसने तय किया कि वह खुद पता लगाएगा अचिम कॉनहेल से उसका क्या कनेक्शन था। अच्छी बात यह थी कि और कोई नाम सामने नहीं आया। मैसेजेस से इतना तो साफ था कि अचिम को पता चल क्या करने वाला है, लेकिन डिटेल नहीं थी। शायद ज्यादातर बातें वॉइस कॉल्स में हुई थी। एरिक ने बिना समय गवाए फोन का डेटा इरेज कर दिया। मैसेजेस, फोटोज, सब कुछ, एक भी बिट नहीं छोड़ी। स्क्रीन ब्लैंक हो गई। लेकिन एरिक यही नहीं रुका। फोन को ऐसे छोड़ना बेवकूफी होती। उसने फोन जमीन पर फेंका और कई बार जोर से पैर मारा। स्पार्क्स और स्मोक के साथ डिवाइस चकनाचूर हो गया। फोन पूरी तरह पल्वराइज हो चुका था। फिर भी एक बात साफ थी, जो लोग नेथानियल के साथ आए थे उनसे भी किसी तरह कांटेक्ट किया गया होगा। एरिक को उनके फोन्स भी चेक करने थे। उसने नेथानियल की बॉडी वहीं छोड़ी और उस एली की तरफ लौटा जहां उसने इसको उन किड्स की तरफ मोड़ा था। उसे राहत थी, अब नेथानियल के फोन से उसे कोई भी लिंक नहीं कर सकता था। एली के पास पहुंचते ही थाइड्स के हमले का नतीजा साफ दिख रहा था। कई मॉन्स्टर्स की बॉडीज जमीन पर पड़ी थीं, अंदर भी और बाहर भी। साफ था कि किड्स ने फाइट की थी, लेकिन उनका क्या हुआ था यह अभी भी साफ नहीं था। जिस आदमी को एरिक ने खुद मारा था, उसकी बॉडी वही पड़ी थी। आधी थाइड्स ने खा ली थी। एरिक ने उसके पास जाकर उसका फोन ढूंढा। फोन मिलते ही उसने फिर बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट किया। कोई मैसेज नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं जो एरिक से जुड़ता हो। लेकिन वहां भी आचिम के 2 कॉल्स थे, वॉइस कॉल्स। अब एरिक को पूरा यकीन हो गया। आचिम ही वह आदमी था जिसने नथानियल के लिए ये थग्स रिक्रूट किए थे। मैं तुझे भी देख लूंगा, एरिक ने मन ही मन कसम खाई। फोन का डेटा डिलीट करने के बाद उसने उसे भी तोड़ दिया। एली पर एक नजर डाली। थाइड्स की लाशों के अलावा वहां कोई नहीं था। नथानियल के साथ आए 4 लड़कों का कोई निशान नहीं दिख रहा था। एरिक की इंस्टिंक्ट्स ने वार्निंग दी, कुछ गड़बड़ थी। वह सावधानी से एली में आगे बढ़ा, चारों तरफ देखते हुए। जमीन पर छोटे छोटे ग्रोटेस्क थाइड्स की लाशें पड़ी थीं, म्यूटेंट रैट्स जैसे टेढ़े मेरे शरीरों के साथ। खून हर तरफ फैला था। एली के आखिर में उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी, जो पहले बंद था लेकिन अब टूटा हुआ था। मेटल का दरवाजा। कोई निशान नहीं, कोई नेम प्लेट नहीं।
उसके सामने कई टाइड्स की लाशें पड़ी थीं। एरिक समझ गया, यही कुछ हुआ था। इन बिल्डिंग्स में घुसना सबसे बड़ी गलती थी। एरिक को अंदाजा हो गया कि उन किड्स का क्या हुआ होगा। वह पहले ही उनकी स्ट्रेंथ असेस कर चुका था। तंग जगहों में लड़ाई, ना भागने की जगह, ना बचने की। क्यूरियोसिटी ने उसे आगे बढ़ाया। बॉडीज हटाकर वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ गया। दिल ही दिल में उम्मीद कर रहा था कि मॉन्स्टर्स ने काम खत्म कर दिया होगा। वह खुद उन किड्स से दोबारा नहीं उलझना चाहता था। गहरी सांस लेकर उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा हॉरिफाइंग था। खून, गोर और तबाही, हर तरफ डेथ के निशान। उसका अंदाजा सही था, यहां ब्रूटल फाइट हुई थी। वह सावधानी से अंदर बढ़ा, ध्यान रखते हुए कि कहीं कोई टाइड अब भी छिपा न हो। तभी उसने कुछ देखा और उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। जमीन पर पड़े थे उन किड्स के रेमनेंट्स, कपड़ों के फटे चिथड़े टुकड़े। बॉडीज पूरी तरह गायब थीं। पास में उनके फोन्स पड़े थे। कोई बोन्स नहीं, कोई हेयर नहीं, कोई ब्रेन क्रिस्टल नहीं। बस कपड़े, फोन्स और खून। बिना रुके एरिक ने फोन से कनेक्ट किया। फिर वही कहानी। नथानियल से कोई मैसेज नहीं, कोई प्लान नहीं, कुछ भी इंक्रिमिनेटिंग नहीं। कम से कम इतने समझदार तो थे, एरिक ने सोचा। अगले ही पल उसने सारे फोन्स का डेटा डिलीट किया और उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब कोई ट्रेस नहीं बचा था। सिस्टम, आसपास के सारे कैमरास और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस ऑफ कर दिए हैं ना? एरिक ने पूछा। I've deactivated 1,478 devices since you asked me. Good. इतनी बड़ी संख्या सुनकर एरिक भी पल भर को रुका। रेड पैलेस से वह ज्यादा दूर भी नहीं आया था। फिर भी इतनी सिक्योरिटी और फिर भी इतने क्रिमिनल्स। अब उसे पूरा यकीन था, इन मौतों से उसे कोई नहीं जोड़ सकता। अब बस एक ही काम बचा था, कहीं सुरक्षित जगह छिपना। उसने तय किया कि वह रेड पैलेस के अलावा किसी और शेल्टर में जाएगा। उसे याद था, यहां से 1 या 2 किलोमीटर दूर एक शेल्टर था। वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ज्यादातर ऑफिसेज से भरा था, किड्स कम ही होते थे। मतलब शेल्टर लगभग खाली होना चाहिए। एरिक ने बिल्डिंग छोड़ी और उसी दिशा में बढ़ गया।